हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग देखने वाले हैं परिवहन और संचार के बारे में। और ये जो आपका टॉपिक है ये है एनसीईआरटी 12 क्लास की बुक से आपका लिया गया है। ठीक, जो किताब का नाम है आपका मानव भूगोल का सिद्धांत। ठीक, मानव भूगोल का सिद्धांत ये किताब का नाम है। चैप्टर नंबर 8 है आपका परिवहन और संचार। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ से आप मान के चलिए कि आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे 100% श्योर हैं। ठीक, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। और इस पीडीएफ के लास्ट में आपको इसका पूरा जो है फैक्ट इंक्लूड कर दिया गया है। जो आप घटना चक्र पुनरावलोकन में देखेंगे वहाँ पे आपको फैक्ट चीज़ें मिल जाएंगी, उसी को इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये मानव भूगोल का सिद्धांत ये, और यहाँ पे देखिए ये जो चैप्टर है ये आपका टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, नेट जेआरएफ में भी है। ठीक, और साथ ही साथ ये आपका यूपीएससी में भी है, राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड यानी भूगोल का कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे वहाँ पे आपका ये टॉपिक मिलेगा ही। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी से हमने लिया है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे परिवहन में आपका वायु परिवहन से पूछा तो वायु परिवहन में बोल देता है कि आपको दिल्ली से लंदन जाना हुआ, या मान लीजिए दिल्ली से आपको टोक्यो जाना हुआ, तो आपको कौन सा वायुमार्ग अपनाना पड़ेगा या इसके बीच के कौन कौन से हवाई पत्तन आएंगे। ठीक, यानी कि कौन कौन सा एयरपोर्ट आएगा। उसके अलावा दे दिया मान लीजिए आपको पर्थ से लंदन जाना हुआ तो इसके बीच कौन से स्टेशन आएंगे या जो लघु पत्तन है। ठीक, ये आपको वायुमार्ग से कह सकते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट आएंगे। दूसरा तरीका यहाँ पे प्रश्न पूछने का देखिए आपका रेल मार्ग से पूछेगा जब, तो रेल मार्ग में आपका क्या पूछ देता है कि जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, कहाँ से कहाँ तक ये चलता है, किन 2 स्टेशनों के बीच चलता है, इसमें से किसी एक स्टेशन का नाम देके विकल्प में कि कौन सा स्टेशन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में के बीच में पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। समुद्री मार्ग, जल मार्ग में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से बंदरगाह से कहाँ पे आपको जाना हुआ, तो कहाँ से आपको जो है ये जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और ये न केवल आपका टीजीटी पीजीटी बल्कि सिविल सर्विसेज में भी यहाँ से 1-2 प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये समझिए कि परिवहन क्या होता है, एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपका देखिए परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा है। तो परिवहन किस में आ जाएगा आपका, परिवहन ये आपका एक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ से आपका ये भी क्लियर हुआ। ये आर्थिक क्रियाओं की किस क्षेत्र की क्रियाएं हैं ये, तीसरे। ठीक, परिवहन और संचार। इसको थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, जिसमें पशु, मनुष्य और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा गमन स्थल यानी जो परिवहन होता है किन मार्गों से, स्थल, जल और वायु से होता है। ठीक, सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन के भाग हो जाते हैं, जबकि नौ परिवहन तथा जलमार्ग और वायुमार्ग परिवहन के अन्य प्रकारों में शामिल किए जाते हैं। ठीक, पाइपलाइनें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती हैं। यानी पाइपलाइन से पेट्रोल, गैस और अन्य जो तरल पदार्थ होते हैं, कहीं कहीं जल का भी। ठीक, इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्ट करने के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। ठीक, इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव, लदान, उतराव, निपटान दक्ष। तो ये आपका जो है कहानी एक प्रकार से, इस कहानी को आप जानिए। और उसके बाद हम लोग जो कोर है यहाँ पे आ जाते हैं कि परिवहन हेतु सुविधाएं जो, तो यहाँ पे देखिए विश्व परिवहन की प्रमुख सुविधाएं कौन सी हैं। जैसा पहले आपको बताया गया, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। ठीक, इनका प्रयोग अंतर प्रादेशिक और अंतरा प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है, और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का इसमें वहन होता है। अब देखिए अंतर प्रादेशिक क्या होता है और अंतरा प्रादेशिक क्या होता है। ठीक, अंतर प्रादेशिक में जो प्रदेश है उसके अंतर्गत, यानी एक क्षेत्र है इसके अंतर्गत, तो ये, और जब
इस प्रदेश से इस प्रदेश में परिवहन होगा तो ये अंतरा में आ जाएगा। ठीक, ये आपका कौन सा, इंट्रा स्टेट, और ये आपका इंटर स्टेट। ठीक, तो ये एक अंतर परिवहन हो जाएगा, एक अंतर परिवहन हो जाएगा। तो अंतर यानी कि ये आपका इसी में एक जो क्षेत्र है इसी में, और जो अंतर परिवहन है तो ये अंतर प्रादेशिक है, तो वो आपका एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो परिवहन होता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे पाइपलाइन को छोड़कर किसी विधा की सार्थक परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करते हैं। यानी कि कोई भी प्रकार की यदि जो परिवहन की जा रही है वह किन चीज़ों पर निर्भर करती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, किस प्रकार के वस्तु और सेवाएं हैं, और इनकी परिवहन लागत, और जो उपलब्ध प्रकार है, किस प्रकार से आप स्थल से जा रहे हैं, वायु से जा रहे हैं या जल परिवहन से जा रहे हैं। ठीक, ये जो है उस पर निर्भर करती है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचालन का निपटान भारवाही जलयानों से होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मैक्सिमम क्या होता है, आपका जल मार्ग से होता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने के लिए सड़क परिवहन सबसे सस्ता और तीव्रगामी है। किसी देश के भीतर जो पदार्थ हैं उसके परिवहन के लिए लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए आपका क्या है, रेल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए आपसे इस तरह से प्रश्न बनेगा कि कम दूरी के लिए कौन सा परिवहन है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया आपका कि जैसे इसमें पूछ देता है कम दूरी पर परिवहन आप किससे करेंगे, सड़क परिवहन से। इसके अलावा देश के भीतर यदि परिवहन करना हुआ तो आप क्या करेंगे, आपके लिए सबसे अनुकूल क्या रहेगा, रेल मार्ग रहेगा, कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। ठीक, और उच्च मूल्य वाली हल्की नाशवान वस्तुओं का वायु मार्ग द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। यानी बहुत जल्दी जो अधिक मूल्य वाली वस्तुएं हैं उनका वायु मार्ग से परिवहन होता है। परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। ठीक, एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में ये विधियाँ एक दूसरे की पूरक भी होती हैं, और ये आपने देखा कि कहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब एक एक करके अलग अलग देखिए। सड़क परिवहन को हम लोग देखते हैं तो अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश संचालन जो है स्थल पर इसी के द्वारा होता है। आरंभिक दिनों में मानव क्या था, इसी से जो है स्वयं वाहक होता था। तो यहाँ पर देखिए दिया गया, क्या आपने कभी किसी दुल्हन को डोली पालकी से 4 व्यक्तियों द्वारा ले जाते हुए देखा था। बाद के वर्षों की पहले होता था। ठीक, ऊँट खच्चर वाला तो अभी भी चल रहा है। आप शहरों में भी जो छोटे शहर हैं, इलाहाबाद में भी आप देखेंगे खच्चरों को, घोड़ों को और ऊँटों द्वारा ग्रामीण के सामान ढोते हुए। तो गाँव में तो अभी भी प्रचलित हैं ये, लेकिन शहरों में भी जो छोटे शहर हैं कई कई जगहों पे आप देखेंगे। ठीक, तो पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का परिवहन में क्रांति कब आई, 18वीं शताब्दी में भाप इंजन के आविष्कार के बाद हुआ। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग, याद रखिएगा इसको, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य आरंभ हुआ। उसके बाद ही रेल मार्ग जो है 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार भी बन गए। रेल मार्ग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्र को वाणिज्यिक, अन्न, कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया गया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों, उन पर चलने वाले वाहन कौन कौन से हैं इसमें, जैसे कार या ट्रक के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में जो था वह पाइपलाइन, राजमार्ग और तार मार्ग को रखा गया। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल हुआ, जल हुआ, अवमल या नाली, इसका परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाने लगा। रेल मार्ग में आपका समुद्री पोत, रेलमार्ग, समुद्री पोत, बजरे, नौकाएं, मोटर, ट्रक, पाइपलाइनें, ये क्या हैं, बड़े मालवाहक थे। ठीक, जो सामान ढोकर ले जाते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि सामान्यतः मानव कुली, बोझा ढोने वाले पशु गाड़ियाँ, माल डिब्बे, ये पुरानी और प्रारंभिक रूप से परिवहन के लिए सर्वाधिक खर्चीले साधन है। ये अभी भी जैसे कुली वगैरह आप अभी भी देखते हैं स्टेशनों पे, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं और विशाल देशों के आंतरिक भाग पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों की
संपूरकता प्रदान करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के मध्य सघन बसे जिलों में आज भी मानव कूलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन हो रहा है। आप जानते हैं कि ठेला वगैरह, आप जानते हैं रिक्शा, ठीक, उससे भी परिवहन हो रहा है। और मानव के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ जो है ये ऐसे मान लीजिए बना होता था, और इसमें यहाँ पे एक हाथ जो है मानव लगा के और यहाँ पे ऐसे इसको खींचा जाता था, ठीक। और ये कोलकाता वगैरह में अभी भी प्रचलित हैं। तो बोझा ढोने वाले पशु, अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण आपके लिए कि घोड़ों का प्रयोग पश्चिमी देशों में भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता था। कुत्ते एवं रेंडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया के जो हिम से आच्छादित प्रदेश है वहाँ पे स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। अब देखिए प्रश्न ये पूछे गए हैं आपसे कि स्लेज का उपयोग कहाँ पे होता है, या हिम आच्छादित मैदानों में जो कुत्तों या रेंडियरों से खींची जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं उसका क्या नाम, उसे स्लेज कहते हैं, ठीक। और कौन खींचता है, रेंडियर या कुत्ते। पर्वतीय प्रदेशों में खच्चरों को वरीयता दी जाती है, जबकि ऊँटों का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है और इनका जो संचालन कारवाओं में होता है। भारत में बैलों का प्रयोग, तो ये आप जानते हैं बैल और भैंसा, इसका भी उपयोग होता है। तो ये गाँवों में आप देखते होंगे, ठीक। उसके बाद देखिए सड़कों में सड़क परिवहन चल रहा था, आप सड़कों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर में आपको क्या दिखाया गया, इथियोपिया के गांव में ये टिप्पी में ये घोड़ा गाड़ी है। ये जो फिगर आपका कहाँ का दिया गया है, इथियोपिया का दिया गया है, ठीक। इसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ पे ये घोड़ा गाड़ी का प्रचलन है। तो अफ्रीका में बहुत देशों में अभी भी स्थिति यही है, ठीक, क्योंकि काफ़ी गरीब कंट्रियाँ वहाँ पे हैं। तो छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है। ये देखिए आपका कथन कारण में यहाँ पे प्रश्न बना सकता है, ठीक। कथन कारण कैसे, कथन दे दिया कि छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, ठीक। और कारण यही दे दिया इसका उल्टा करके कि रेल परिवहन जो है छोटी दूरियों के लिए रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन कम लाभदायक है, ठीक। दोनों को आपस में ये उल्टा करके भी दे सकता है। और दूसरा यहाँ पे कथन कारण इस तरह से बनते हैं, सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनके द्वारा घर घर तक वस्तुएं पहुँचाया जा सकती हैं। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं, सभी ऋतुओं में ये प्रभावी योग्य नहीं होती हैं जो कच्ची सड़कें होती हैं। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते, यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी साधन हो सकता है। यानी कि जब मान लीजिए बारिश वगैरह आ गई, बाढ़ वगैरह हो रहा है, तो उस समय परिवहन के साधनों में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होता है, आपका जो रेल परिवहन है, ठीक। किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर ये पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाती हैं, ठीक। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका विकसित और विकासशील देशों में हम लोगों ने यहाँ तक किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे विकसित और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यहाँ से देखिए कथन कारण कई बार पूछे गए हैं। क्यों पाया जाता है पर्याप्त अंतर, क्योंकि सड़कों के निर्माण व उनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं और तीव्रगामी संचलन के लिए मोटर कार या ऑटो वाहन या अंतर्राज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती हैं। भारी बोझ को ढोने वाले बड़े आकार या शक्ति वाली लारियाँ सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया है, ठीक। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो विकसित और विकासशील देश हैं यहाँ पे सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो कथन यहाँ से दे दिया, यही वाला सेम यही लाइन कथन में बना देगा। कारण में क्या देगा, कारण दे दिया कि सड़कों के निर्माण व उनके रखरखाव में भारी खर्च आता है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। तो विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें पाई जाती हैं, आप जानते हैं। कारण भी आपने जाना कि खर्च भी ज़्यादा होता है। विश्व के कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इसी महाद्वीप में पाई जाती है। अब देखिए इसमें भी आपका यहाँ से कथन कारण बना सकता है,
कि सड़कों का सर्वाधिक घनत्व और सर्वाधिक वाहनों की संख्या अमेरिका में है या पश्चिमी यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अधिक पाया जाता है। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करता है कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्नताएं भी हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका, ये आप याद रखिएगा कि कुल जो सड़कें हैं उसका 33% भाग कौन है, किसके पास है, उत्तरी अमेरिका के पास है। तो अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असमानताएं पाई जाती हैं। अब देखिए यातायात प्रवाह की हम लोग बात करें, पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र यातायात की ज़रूरतों के अनुरूप विकसित ना हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष यानी उच्च बिंदु और गर्त निम्न बिंदु सड़क पर दिनों में विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दिया है कि काम के समय से पहले और बाद में विश्व के अधिकांश सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप दोपहर में भीड़ सड़कों पे कम लगती है, लेकिन यही सुबह और शाम टाइम पीरियड में क्या होता है, मैक्सिमम भीड़ होती है। ठीक, जबकि अन्य टाइम में देखिए जो ऑफिस का टाइम होता है, सुबह काम का टाइम होता है और जब छुट्टी का टाइम होता है उस समय क्या होता है, यातायात प्रवाह अधिक होता है। ठीक, बेहतर कल के लिए इन पंक्तियों पर विचार कीजिए। ये आपका, उसके बाद देखिए नेशनल हाईवे जो है या महामार्ग जो है, ये दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, आप जानते हैं। इसका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात आवागमन हो। आप जानते हैं जो नेशनल हाईवेज होते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग जो होते हैं, उस पर आपको ये इस तरह से जो है ब्रेकर वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, अबाधित रूप से यातायात का आगमन होता है। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि ब्रेकर बनाए जाते हैं कि नहीं। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे वाहनों से युक्त ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं, याद रखिएगा, हाईवेज। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महामार्गों यानी हाईवे से जुड़े होते हैं। ठीक, ये हाईवे का फिगर दिखाया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। भारत में ये हाईवे के फिगर दिखाए गए हैं आपसे। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका की हम लोग बात करें, अमेरिका आपने अभी देखा कि यहाँ पे महामार्गों का भी घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, यानी लगभग 650 मीटर जो है 1 किलोमीटर में यहाँ पे बनाया गया है हाईवे। प्रत्येक स्थान पर महामार्ग से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हैं। ठीक, यानी कि यदि हम लोग बात करें अमेरिका की, तो यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया। ठीक, ये आपका यहाँ से देखिए ये हम लोग बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कि पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट। तो पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट आपका यहाँ देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी पश्चिम से लेके पूर्व तक पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हैं। ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक, इस प्रकार उत्तर में यहाँ पे देखिए दोनों आपस में जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार उत्तर में कनाडा के दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हैं ये, और ट्रांस कनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पे ट्रांस कनेडियन जो है ऊपर है, इस तट पर स्थित जो है ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। ध्यान दीजिए फिर से इसको, उत्तर में कनाडा के नगर और दक्षिण में मैक्सिको के नगर आपस में जोड़ दिए गए ऊपर से मैक्सिको तक। ट्रांस कनाडियन महामार्ग यानी हाईवे पश्चिमी तट पर स्थित जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, इसके वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। सेंट जॉन किसका प्रांत है, न्यूफाउंडलैंड का है, और ब्रिटिश कोलंबिया का वैंकूवर है। और कौन जोड़ता है, ट्रांस कनेडियन जो हाईवे है ये वैंकूवर को सेंट जॉन से जोड़ता है।
तथा अलास्का राजमार्ग जो है ये कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकरेज से जोड़ता है। ठीक, तो डायरेक्ट पूछ देगा कि अलास्का राजमार्ग जो है ये एडमंटन को किससे जोड़ता है, तो एंकरेज से जोड़ता है। निर्माणाधीन पैन अमेरिका महामार्ग जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है, इसके द्वारा दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के को भी आपस में जोड़ दिया गया है। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या और महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है। ठीक, अब यूरोप की अमेरिका की हो गई बात, यूरोप में आ जाते हैं, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों और जल मार्गों में कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना यूरोप में देखने को मिल रहा है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्ग के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी दूरी क्या है, मॉस्को है, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल एरिया रूस का यूराल पर्वत के आसपास ही है। ठीक, और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग, जो मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे है, पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के कारण रूस में महत्वपूर्ण इतने महामार्ग जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यहाँ पे रेल मार्ग है, क्योंकि इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है। चीन में जो हाईवे हैं इस प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि किस देश में जो महामार्ग है वो क्रिस क्रॉस करते हैं, ये डायरेक्ट देगा ऐसे ही। तो यहाँ देखिए उदाहरण में आपका ये सांसो में वियतनाम सीमा के समीप है, और संघाई ग्वांझाओ और बीजिंग ये उत्तर को परस्पर रूप से ये जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग यानी हाईवे तिब्बती क्षेत्र में चेडक को लहासा से जोड़ता है। भारत में देखिए, भारत में अनेक महामार्ग हाईवे पाए जाते हैं, और जो हाईवे का चौराहा आप एक प्रकार से कह सकते हैं, ये आपका झांसी में, यानी कि ये आपका नेशनल हाईवे यहाँ से एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ देखिए उदाहरण के लिए राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7, तो जो नेशनल हाईवे नंबर 7 है इसका नाम बदल चुका है। ठीक, फिलहाल एनसीईआरटी में ये मेंशन अभी नहीं है। जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। तो अभी जो था ये आपका NH-44 था, देश का सबसे लंबा हाईवे। ठीक, नेशनल हाईवे NH-44 था। इसके पहले NH-7 था। विकल्प के अनुसार आप देखेंगे NH-44 और NH-7 दोनों, तो NH-44 लगाना है। यदि NH-7 केवल दिया है तो NH-7 लगाना है, केवल NH-44 दिया है तो NH-44 लगाना है। ठीक, निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्ग के द्वारा प्रमुख महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज से किन किन देशों को, किन किन शहरों को जोड़ा गया, नई दिल्ली है, मुंबई है, बंगलोर है, चेन्नई है, कोलकाता और हैदराबाद है। ठीक, ये जोड़ा गया है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित है जो अल्जीयर्स को गुयाना के कोनार्की से जोड़ता है। इस प्रकार कैरो केपटाउन से जुड़ा हुआ है। ठीक, और सीमावर्ती जो सड़कें हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाती हैं, और ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और उनकी रक्षा करने की। भारत में जो बॉर्डर पे सड़क बनाता है ये आपका BRO बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ठीक, जो चीन सीमा हो गया या आपका हिमाचल से चीन सीमा बना रहा है, या नेपाल सीमा पे जो सड़कें बनाता है, भूटान, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाओं पे सड़कें बनाई जाती हैं वो BRO बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। सड़क परिवहन को इस वीडियो में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद आपको सड़क परिवहन से रिलेटेड 60 नोट्स का वीडियो मिल जाएगा, फिर हम लोग रेल मार्ग का देखेंगे। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।